गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा में अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे और आज हम जिस हेडिंग को डिस्कस करेंगे वो डायनेमिक थ्योरी ऑन इंटरप्रिटेशन, गतिशील अवधारणा, गतिशील संकल्पना निर्वचन के संबंध में। इस थ्योरी पर अपन डिस्कस करें इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, सृष्टि में या समाज में हर चीज़ गतिशील है। कोई भी चीज़ रिजिड या सिडेंट्रिक नहीं है। हर चीज़ में समय के साथ परिवर्तन होता है और विशेष तौर से आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लोकतंत्र भी अपना तेज़ी से रूप बदलता जा रहा है। देखो, जब एक टाइम था जब अब्राहम लिंकन के टाइम में लोकतंत्र की डेफिनेशन दी जाती थी कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। और आज लोकतंत्र का स्वरूप इतना तेज़ी से बदलता जा रहा है और आज कुछ जो मोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए धुलाई लोकतंत्र है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र का स्वरूप है वो तेज़ी से बदल रहा है और हर परिवर्तन व्यवस्था में एक नई मांग रखता है और उस मांग की पूर्ति होगी तो ही उस सोसाइटी में या उस समाज में स्थायित्व आएगा या उस सोसाइटी या उस सिस्टम की एंट्रोपी समाप्त होगी। या यूँ कह सकते हैं कि जब तक सामाजिक व्यवस्था की जो मूल या मुख्य या प्राइमरी मांगे वो पूरी नहीं होंगी तब तक उसमें एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। और किसी भी सिस्टम में या सोसाइटी में एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि उसका विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइटल है डायनेमिक थ्योरी ऑन इंटरप्रिटेशन। जैसे कि पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था कि इसकी अपनी लिमिट्स हैं, अलग अलग राष्ट्रों में इंटरप्रिटेशन के अलग अलग रूप हैं। इन सब के बावजूद भी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो एक नई टाइप की मांग न्यायालयों से इंटरप्रिटेशन की हेडिंग में करती है। तो यहाँ इसमें जो बातें आती हैं उनको मैंने मेनली दो हेडिंग्स में आपके साथ शेयर करने की सोची है। पहली हेडिंग है टू मेक एंड सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बनाए रखना, उसे बचाए रखना। इस कड़ी में देखो, प्रगतिशील सांविधिक निर्वाचन प्रजातंत्र का अंग है। ये आज के न्यायालयों के लिए एक मूल मंत्र है। अगर समाज के डेवलपमेंट की दिशा में न्यायालय संविधियों का निर्वाचन नहीं करेगा तो ये एक बड़ी विडंबना ही कही जा सकती है कि न्यायालय अपने यथार्थ भूमिका को निभाने में चूक कर रहे हैं। इसलिए ये जो डायनेमिक थ्योरी ऑन इंटरप्रिटेशन है वो पहली मांग ये करती है कि न्यायालय सांविधिक निर्वाचन को रिफॉर्मेटिव मोड में या प्रोग्रेसिव मोड में लागू करें और इस तरीके से संविधियों का निर्वाचन करें कि लोकतंत्र का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लोकतंत्र अपने पैमाने पर खरा उतर रहा है या लोकतंत्र में न्यायालय अपनी भूमिका प्रॉपर निभा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि दो बातें हमारे सामने जैसे होती हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी, ये इस बात की मांग करती है कि न्यायालयों को इस बात पर बल कम देना चाहिए कि क्या है और बल्कि उन्हें इस मुद्दे पर ज़्यादा बल देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो क्या है की बजाय क्या होना चाहिए पर ज़्यादा बल दें न्यायालय, ये इस इंटरप्रिटेशन की डायनेमिक थ्योरी की मूल मांग है। देखो, दूसरी जो बात है, प्रगतिशील प्रक्रिया में मानक एवं वृहद दर लोक मूल्यों का समावेश है। देखो, प्रगतिशील प्रक्रिया उसको कहते हैं जिसमें समाज में पहले से मौजूद स्टैंडर्ड नॉर्म्स से आगे निकलकर या उनसे भी आगे और उनसे भी बड़े जीवन मूल्यों का समावेश हो। और जितने बड़े और वृहद दर जीवन मूल्यों का समावेश किसी व्यवस्था में होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी, सामाजिक व्यवस्था उतनी अच्छी बनी रहेगी।
और कानून का उद्देश्य अंततः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये थ्योरी न्यायालयों से निर्वचन के माध्यम से ये अपेक्षा करती है कि वो ऐसे मानकों और बृहत्तर लोक मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करे जिससे समाज की एंट्रोपी समाप्त हो। तीसरी बात जो इसमें बताई जाती है, न्यायालयों से अपेक्षा है कि ऐतिहासिक व पीड़ित आवाज़ों को बुलंद करें। जो आवाज़ें लंबे समय से दबी पड़ी हैं, समाज का बहुत बड़ा तबका जो न्याय से वंचित है, पीड़ित है, जिसको अपन वनरेबल सेक्शन के नाम से जानते हैं, उन सब के लिए निर्वचन के माध्यम से न्यायालयों को एक ऐसी भूमिका अदा करनी चाहिए कि पीड़ित लोगों की पीड़ाएं कम हो। जो समाज से कटे हुए हाशिए पर जीवन जी रहे हैं वो समाज की मूल धारा से जुड़े। जो सदियों से दबी हुई आवाज़ें पड़ी हैं वो आवाज़ें बुलंद हों। इस कड़ी में बहुत सारे हेडिंग्स अपने सामने हैं, जैसे नारीवाद शब्द है अपने सामने, फेमिनिज्म है। तो सैद्धांतिक तौर पर हमने महिलाओं को या नारीवादी आंदोलन की कड़ी में बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के करीब करीब हिस्सों में महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में हैं आज भी। तो न्यायालयों को इस दिशा में अपने उचित कदम उठाने चाहिए और जो चीज़ हम थ्योरेटिकली मोड में पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली रिहर्सल में न्यायालयों को साबित करके दिखाना चाहिए। ऐसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद की अपन बात कर रहे हैं, तो उस संबंध में भी न्यायालयों को अपने सृजनात्मक सहारे या अपनी क्रिएटिविटी के सहारे निर्वचन के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने चाहिए। क्रिटिकल रेस थ्योरी, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नस्लीय भेदभाव हो रहे हैं। देखो, नस्लीय भेदभाव, अब जैसे भले ही अपन किताबों में बड़ी बड़ी बातें पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आज जैसे दुनिया का मोस्ट एडवांस वेल डेवलप्ड कंट्री अपन अमेरिका को मानते हैं, वहाँ भी अभी कोविड-19 के दौर में भी जो अश्वेत लोग हैं उन्होंने अपनी पीड़ाएं जताई हैं कि हमारे साथ पीड़ाएं ठीक अब भी वैसे ही चल रही हैं जैसे सदियों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से जो नस्लीय भेदभाव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है, चाहे वो जातीय रूप में हो, जनजातीय रूप में हो, किसी भी रूप में होता होगा, उन पीड़ाओं को दूर करने या ऐसे जो समुदायों के साथ हैरेसमेंट चल रहा है उसको कम करने की कोशिश न्यायालयों को अपने निर्वचन के माध्यम से करनी चाहिए। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों को हम कब स्थापित कर पाएंगे? या जैसे प्रजातंत्र जो है वो केवल राजनीतिक कार्य नहीं है, ये न्यायिक कृत्य भी है। और प्रजातंत्र के सही आयाम ये हैं कि हमें हमारे न्यायालयों को इस प्रकार संविधियों का या कानूनों का निर्वचन करना चाहिए जिससे एक प्रगतिशील समाज की स्थापना हो, समाज में स्टैंडर्ड नॉर्म्स कायम हो, बड़ी लोकनीति लोक मूल्य स्थापित हों, जो लंबे समय से दबी हुई आवाज़ें हैं, पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, दबी हुई आवाज़ों को बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। या बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय को सेल्फ इल्यूमिनेट होना चाहिए और स्वस्फूर्ति या स्व प्रदीप्ति के माध्यम से सिविलियंस के हित में अधिकतम काम करने चाहिए, या अपने जजमेंट्स देने चाहिए, या कानूनों का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। देखो, ये पिछली क्लास से अपन कंपैरिजन करें तो डायनेमिक थ्योरी ऑन इंटरप्रिटेशन इस बात की मांग करता है कि न्यायालय अगर इन सारे आयामों को कायम करने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़ता है तो उनको भी ये थ्योरी इजाज़त देती है। लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इतनी सारी मांगें लोकतंत्र में न्यायालय से निर्वचन के माध्यम से सिविलियंस की बढ़ रही हैं, लेकिन न्यायालयों को कतई इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने हित में इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए या अपनी विवेक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने इस थ्योरी का पहला पार्ट बताया है कि प्रगतिशील लोकतंत्र को कायम करने के लिए न्यायालयों को निर्वचन के माध्यम से क्या भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा पार्ट जो है उसको अपन इस हेडिंग में लेंगे, लेजिस्लेटिव जुडिशियरी कोऑपरेशन, विधायी न्यायिक सहभागिता। न्यायालय, न्यायपालिका और विधायिका को एक दूसरे के अपोज में रखकर या एक दूसरे को क्रॉस करके कार्य नहीं करना चाहिए।
और इन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी है उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए, और अगर इनमें कोऑपरेशन होगा तो ही आधुनिक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज की जो मांग है वो पूरी कर पाएंगे विधायिका और न्यायपालिका। कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरी ये कहती है कि जहां हम निर्वाचन की बात करते हैं वहां विधायिका और न्यायपालिका को एक दुपहिया वाहन के दो पहियों की तरह काम करना चाहिए। दोनों में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और कोऑपरेशन होगा तो ही प्रॉपर संविधियाँ बन पाएंगी और उनके निर्वाचन के माध्यम से न्यायालय सिविलियंस को प्रॉपर फायदा पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ दूसरी हेडिंग देखो, लेजिस्लेटिव जुडिशियरी कोऑपरेशन, विधायी न्यायिक सहभागिता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं जिनके माध्यम से अपन इस सहभागिता को समझ सकते हैं। पहला है गुड फेथ एंड गुड सेंस। दूसरा है कोर्ट्स मस्ट अवॉइड अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। देखो यहाँ दोनों को एक दूसरे के गुड फेथ और गुड सेंस में काम करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के संबंध में अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत कार्यों को अंजाम नहीं देना चाहिए, या यूं कहें कि एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि नौकरशाही में विधान को निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी व समयक बनाए रखें। कहने का मतलब है कि जब भी न्यायालय किसी संविधि का निर्वाचन करते हैं तो उन्हें विधायी कार्य की निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और उसकी सम्यकता को बनाए रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि न्यायालय जब भी किसी संविधि का निर्वाचन करते हैं तो विधायी जो इरादा था उसको निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और अपनी समयक प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालयों को यथासंभव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन संभव है। और इसके साथ साथ न्यायालय जब भी निर्वाचन करेंगे तो प्रजातांत्रिक मूल्यों और लोकनीति को बनाए रखेंगे। कई बार अपनी अच्छी क्रिएटिविटी के सहारे न्यायालय ऐसे जजमेंट दे देते हैं जो वास्तव में मोस्ट इनोवेटिव देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जजमेंट सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किए जाने लायक नहीं है, या ऐसे जजमेंट भी न्यायालयों को निर्वाचन के माध्यम से नहीं देने चाहिए जिनसे सोसाइटी की स्ट्रक्चर या ढांचा जो है वो नष्ट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो विधायिका और न्यायपालिका के मध्य जो गुड फेथ और गुड सेंस है वो खत्म हो जाएगा और दोनों एक सिस्टम के विरोधाभासी अंग बन जाएंगे। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गन की तरह इनको काम करना चाहिए। इस प्रकार देखिए, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, डायनेमिक थ्योरी ऑन इंटरप्रिटेशन, ये सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि न्यायालय संविधियों का प्रजातांत्रिक मांग के अनुरूप निर्वाचन करें। दूसरी बात, न्यायालय जब भी प्रजातांत्रिक प्रगति की दिशा में कार्य करते हैं उस समय उसे सामाजिक मानकों और लोक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, न्यायालयों को अधिकतम अपना प्रयास निर्वाचन के माध्यम से उन ऐतिहासिक दबी हुई और पीड़ित आवाज़ों को बुलंद करना चाहिए जिनके लिए न्याय की कोई अपेक्षा या रोशनी नज़र नहीं आती है, या जो लोग हाशिए पर जीवन जी रहे हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य न्यायालयों को निर्वाचन के माध्यम से करना चाहिए, चाहे वो नारीवाद से संबंधित है, चाहे वो जातीय या प्रजातीय नस्ल भेद से संबंधित है। और ये सब कार्य तब होंगे जब न्यायालय सेल्फ इल्यूमिनेट होंगे, और सेल्फ इल्यूमिनेशन ही उन्हें इस कार्य या इस क्षेत्र की आवश्यक क्रिएटिविटी प्रदान कर सकता है। दूसरी बात इसमें है कि लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशियरी को एक दूसरे के कोऑपरेटिव ऑर्गन या सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक सहयोगी के रूप में कार्य नहीं होगा तब तक उनके बीच गुड फेथ और गुड सेंस की बात नहीं आएगी, और ना ही ये एक दूसरे के अल्ट्रा वायरस कार्यों को अवॉइड कर पाएंगे, और ना ही ये दोनों लोकनीति के मानकों पर खरे उतर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन के माध्यम से
ये थ्योरी समाज के हित में मांग करती है, या ये थ्योरी इस बात पर बल देती है कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की उनको इंटरप्रिटेशन का मूल मुद्दा न्यायालयों को बनाना चाहिए। थैंक्स सो मच।